तो आज हम लोग मैथ का 14वां दिन देख रहे हैं और बाबू 14वां दिन में आज मॉडल 4 आ गए हम लोग। और मॉडल 4 का आज जो है मॉडल 4 का तीसरा दिन है ना, नहीं हाँ तीसरा दिन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 21 से लेकर के 30 तक देखेंगे। और ये भी सारे के सारे जो प्रश्न हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न हैं। और ये आज का जो क्लास है क्वेश्चन तो बड़ी छोटा छोटा है, परंतु एग्ज़ाम में हमेशा रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पे ज़्यादा आधारित है। क्योंकि हम जब देखे स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन को सेट कर रहे थे उसमें देखें कि कई ना कई बार प्रीवियस ईयर का सवाल है, मतलब कोई ना कोई साल पूछा गया सवाल ज़्यादातर है। ठीक है बहुत छोटा, आज का क्लास बहुत शॉर्ट क्लास है और एक प्रकार से बोली कि बहुत सारा इजी क्वेश्चंस है, मतलब हार्ड है ही नहीं है। आज 10th का कोई लेवल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता इधरिच्छा खींचा जाता है तो इसकी चिड़िया होने की प्रैक्टिकता क्या होगी। ताश के गड्डी में से बिना देखे एक पत्ता खींचा जाता है तो पूछ रहा है कि चिड़िया होने की प्रैक्टिकता बताइए कि क्या प्रैक्टिकता है कि वह चिड़िया ही होगा जिस पत्ता को हमने खींचा। तो हम बोलेंगे कि ताश की, पहले तो यहां सोल्व लिख देना आपको, और ताश की गड्डी में कुल कितना 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता समझते हैं ना, पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। इसलिए कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की या परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 52 हो जाएगा ना। कह रहा है कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हम लोग कहें कि ताश के पत्ता मतलब ताश की एक गड्डी, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ता होता है, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या 52। अब क्या बोला कि चिड़िया होने की प्रैक्टिकता निकालिए। किसकी होने की? तो ताश की गड्डी में तथा ताश की जो गड्डी होता है, गड्डी में 13 चिड़िया होता है। कितना? 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ताश की गड्डी में 13, आज लगता है हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, चिड़िया के पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते होते हैं। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? इसलिए घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर में कितना? 13 हो जाएगा। तो हमको निकालनी है ना कि प्रैक्टिकता किसकी निकालनी की? चिड़िया हो जाए। क्या हो जाए? चिड़िया। तो फार्मूला तो आपको पता है ना, फार्मूला क्या होता है? हाँ, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में हाँ कुल संभव परिणामों की संख्या। थोड़ा सा लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 13 है और कुल संभव परिणामों की संख्या 52। तो काट देंगे 13 चौको 1/4। समझ गए? तो इस प्रकार से कि चिड़िया होने की प्रैक्टिकता कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी आपको बताया ना कि कभी ना कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है।
और हर साल इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, एक साल छोड़ करके या लगातार किसी किसी साल में पूछा जाता है। ये भी सवाल बड़ा इजी है। तो हम आपको बताए थे कल भी इस प्रश्न को बाबू कि अगर आपको बोल दे कि यूक्लिड विभाजकता परिमेय के प्रयोग से मस्सा निकालिए, तो इसमें पहले आप ए और बी लिखिए। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? ए बराबर कितना? 306। उसके बाद बी का मान कितना? 657। उसके बाद फार्मूला लिखिए, ए बराबर बी क्यू इन प्लस आर। ए का मान 306 बराबर बी का मान 657। बताइए 657 में कितना से गुना करेगी? 306 चलावेगा तो कितना से करेंगे बोलो? वो जरूरी नहीं बाबू कि ए का मान हम बड़ा ही लिखें। ठीक है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप ए का मान बड़ा लिख दीजिए तो भी आएगा आंसर वही, ए का मान छोटा लिख दीजिए तो भी आंसर आएगा वही। तो हम पहला वाला को ए मान लिया, दूसरा वाला को बी मान लिया, उससे किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे? हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो शेष कितना बच गया? 306 बच गया। अभी 657 के आगे करेंगे, सेम तो वही प्रोसेस में आ ही गए हम, तो 306 लिखा गया। अब कितना से हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 612 हो जाएगा ना। तो 612 आ गया 2 मरतबे, तो शेष कितना बचेगा? तो 612 घटाई 657 में तो कितना बचा? अरे 306 में 2 से गुना किया तो कितना हुआ? 612। और 612 घटाई 657 में तो कितना बचेगा? बोलिए कितना बचा? 45 बचा। चलिए ठीक है, अब इसको क्या कीजिए? 306 के आगे कीजिए आप, और 45 के यहाँ पीछे लिखिए। 45 में हम कितना से गुना करेंगे? 306 चलावेगा। बोलिए 45 में कितना से गुना करे? 45 में 6 से गुना कीजिए। कितना से? 6 से। तो शेष कितना बच जाएगा? 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36। ये 45 को आप यहाँ आगे लिखिए। ठीक है, और यहाँ 36 को पीछे। 36 में कितना से गुना करेगा? 45 चलावेगा 1 से, तो शेष कितना बचेगा? बोलिए शेष 9 बचेगा। अब ये 36 को आप आगे कर दीजिए 9 के पीछे, तो 9 से कितना मरतबे? 9 चौको 36। तो शेष क्या बचा? जब शेष 0 बचता है तो यहाँ लिखना है कि सर मस्सज बराबर कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 9 वाला। बी वाला ही क्या कहलाता है? जब शेष 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे? बी बराबर ही मस्सा कहलाता है। मतलब मस्सा कितना आ गया? 9 आ गया। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप आंकड़े को मस्सा निकालने के लिए। और ये प्रश्न बाबू माइंड में सेटअप कर लो कि आपको इस वर्ष भी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि सर 306 या 657 वाला क्या पूछेगा। ऐसा नहीं है, इस अंक चेंज करके कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आपको 10th में आ गया, आपको समझने का तरीका पता होना चाहिए, अंक बैठाने का तरीका नहीं। ठीक है, और ये बड़ा इजी होता है। ठीक है, इसको हम जब स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो आपको हम भाग विधि से स्टेप भी समझाए थे कि स्टेप बाय स्टेप होता है ये। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे आपको हम समझाए थे। अब आपको एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ हम रिवीजन करा रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे चीज थ्योरी हम क्लियर आपको नहीं करेंगे। ठीक है, आगे की पॉइंट है कि सर समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन विधि से? तो पहले प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट को हल कर दीजिए कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11 हो गया। हो गया ना। अब यहां से ये समीकरण फर्स्ट आपका, ये क्या है समीकरण? तो प्रतिस्थापन विधि पे पहले समीकरण फर्स्ट को ही हल कर लो। तो बोल फर्स्ट को कैसे हल करेंगे? तो फर्स्ट में x और y दिया होता है, x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए आप। तो बोलेंगे सर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 11, इधर चल जाएगा तो माइनस 3y हो गया। अभी 2 गुना में है तो बराबर कुछ सर जाएगा, कितना बचेगा? 11 माइनस 3y और बटा में 2। ये हो गया कौन चीज? समीकरण फर्स्ट से बन जाता है समीकरण सेकंड, नहीं थर्ड। ठीक है, क्योंकि समीकरण सेकंड तो आपको यहां दिया हुआ है ना। ये समीकरण सेकंड है बाबू, ये समीकरण फर्स्ट हुआ और ये समीकरण सेकंड, तो ये क्या बना? ये समीकरण थर्ड ने बन गया।
अब आप क्या कीजिए कि सर समीकरण सेकंड में x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 रखने पर इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया? तो देखो क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में आपको दो गो समीकरण दिया। समीकरण फर्स्ट से हम x या y का मान निकाल लिए, x या y का मान निकाल लिए। तो बताओ हम यहां पे जब हल किए समीकरण फर्स्ट में तो हम किसका मान निकाले? x का मान। x का मान कितना है? 11 माइनस 3y बटा 2 आया। अभी x का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में ले जाके बैठा देंगे। तो भाई एक जगह से दूसरा जगह बैठाए तभी तो प्रतिस्थापन कहलाया। तो अब क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 रखने पर तो समीकरण सेकंड उठाइए ऊपर से 2x माइनस 4y बराबर में चलिए माइनस 24। अब बताइए सर x के जगह पर हम क्या रख दे बाबू? हाँ ब्रैकेट लगा के लिखना, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। बटा में 2 माइनस 4y बराबर में माइनस 24। अब इसको हल कीजिए आप। यहां देखिए 2 से तो ये आसानी से कट गया क्योंकि गुना का चीज है, कट गया ना 2 से। तो क्या बचा आपके पास? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए 3 और 4 जुड़ गया तो माइनस 7y बराबर माइनस 24। इसको उधर भेजिए तो माइनस 11। अब यहां पे देखिए क्या बचा बाबू? बोलिए फास्ट में कि बस इधर तो माइनस 7y बच गया। क्या बचा? माइनस 7y बचा ना। और इधर दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया? माइनस 35 हो गया। तो अब y बराबर निकालेंगे तो माइनस 35 बटा में माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया बउआ। 7 से 35 कितना मरतबे? 5 मरतबे। तो y का मान कितना निकल कर आ गया? 5 आ गया। अब y का मान किसमें? समीकरण थर्ड में रख दीजिए। लिखना है कि समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर तो बोलेंगे सर समीकरण थर्ड कितना है? तो है समीकरण थर्ड x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। तो 11 माइनस 3 गुने y के जगह पर 5 बटा में 2। 11 माइनस 5 दिया 15 बटा में 2। 11 में से 15 गए तो माइनस 4 बटा 2। 2 से कट गया 2 मरतबे। तो बताइए x का मान कितना आ गया? माइनस 2। तो नीचे लिख दीजिएगा कि अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 आया। ठीक है। और इस टाइप के समीकरण को हम लोग 5 विधि से हल करते हैं, लेकिन एग्जाम में 3 विधि बहुत नेसेसरी है। एक तो प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और एक ग्राफ विधि। ठीक है। तो आप इसमें समझ लीजिए बाबू कि आपको ग्राफ विधि तो कोई नहीं रोकेगा। एग्जाम में ग्राफ विधि कंफर्म है। ठीक है। और ग्राफ विधि कंफर्म है और एक प्रतिस्थापन या ब्रज, ये दोनों कंप्लीट रखेंगे। अगर आप 3 भी समीकरण को कंप्लीट रखते हो तो समझिए कि एग्जाम में आपको 5 और 2 7 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ फिक्स कर लेंगे कि सर 5 नंबर में तो आपको ग्राफ पूछेगा और प्रतिस्थापन और ब्रज होता है 2-2 नंबर में पूछेगा। याद रखिएगा इसको। अगला सवाल भी काफी इजी है क्योंकि ये द्विघात बहुपद से लिया गया सवाल है। कह रहा है द्विघात बहुपद। क्या दिया आपको? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के क्या निकालनी है? शून्यक निकालनी है। तो अब देखिए अचर पद है 10 और x का गुणांक के साथ गुना करके 10 लाइए, जोड़ नार के 7 लाइए। वैसा कौन सी संख्या है कि जिसको गुना करने से 10 चलावेगा? तो बोलेंगे सर 5x और 2x। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको 2 भाग में बांट के कॉमन लीजिए, एक भाग यहाँ और एक भाग इधर। तो दोनों में क्या मिला? x मिल गया ना बाबू। तो x प्लस क्या बच गया हमारे पास? 5। ये दोनों में क्या मिला? 2 मिला। x प्लस क्या बच गया? 5। सही चेक करने का तरीका यह है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम बचना चाहिए। ठीक है। अब एक ले लीजिए अंदर से x प्लस 5 और दूसरा लीजिए x प्लस 2 बाहर से। ठीक है।
अब इसके बराबर आप लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो एक बार हो गया x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0। x का मान निकालेगा तो यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ x का मान निकालेगा तो -2। तो बोले सर शून्यक जो है द्विघात बहुपद के शून्यक -5 और -2 है। द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल दिए और ये होता है गुणनखंड विधि। इसको विधि का क्या नाम है? हाँ, आप जो विधि लगाए कौन सा विधि था? गुणनखंड विधि था। ठीक है, किसी को दिक्कत? नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में क्या है, ये एपी से आ गया और ये भी अपने आप में इजी ही है। करा एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद 5 है तो भाई तीसरा पद मतलब T13 नहीं, तीसरा नहीं T3। T3 कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और हमें पता था बाबू कि T3 का व्यापक रूप होता है a प्लस 2d बराबर में 5। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। फिर आगे बोला सातवां पद 9 है तो सातवां पद कहने का मतलब T7 बराबर कितना? 9। तो T7 का व्यापक रूप a प्लस 6d बराबर में 9। समीकरण, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से a और d का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहां लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? a प्लस 2d बराबर में 5 और समीकरण सेकंड कितना है? a प्लस 6d बराबर में 9। अब देखिए तो समीकरण में तो a का मान बराबर है, माइनस कर दीजिए, ये कट गया ना, तो ये घटा तो -4, ये घटा तो -4 ही बचा। अब d का मान क्या हो गया बाबू? -4 बटा में -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? d का मान, d का मान 1 बच गया। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे d का मान। समीकरण फर्स्ट में d बराबर 1 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? a प्लस 2d बराबर 5 है। ठीक है, वहीं खड़ा रहो, वहीं खड़ा रहो, बस ज्यादा बहस मत करना है। a का मान क्या है? a का मान नहीं पता है, 2 गुने d का मान कितना है? 1 बराबर में 5। अब a प्लस 2 और 1 में गुना किए तो 2 बराबर 5, 2 को उधर भेज दिए तो a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना बचा? 3 बच गया। अब a का मान भी पता लग गया, d का मान पता लग गया, तो आपसे क्या पूछा? AP निकालिए, मतलब AP ज्ञात करना है आपको, AP ज्ञात करना ना बाबू। तो AP का हम पहला AP निकालते हैं, मतलब T1 पहला पद, तो पहला पद का व्यापक रूप क्या होता है? A होता है और A का मान कितना दिया हुआ है? 3। फिर हम निकालेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद का फार्मूला क्या, व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस D, तो A का मान 3 और D का मान 1, कितना हो गया? तो दूसरा पद कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d होता है, a का मान 3 प्लस 2 गुने d का मान 1। तो देखिए 1 और 2 में गुना किए तो 2 और 2 और 3 जोड़ दिए तो 5, तो तीसरा पद निकल गया। इसी प्रकार से हम चौथा पद निकालेंगे, a प्लस 3d बराबर, तो a का मान 3 गुने d का मान 1, 3 और 1 में गुना किए तो 3 और 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 6। तो ये लिख देते हैं, अतः AP कौन सी? AP कितना आया? 3, 4, 5, 6, ऐसे डॉट डॉट चलते रह जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला कि AP ज्ञात करके बताइए, तो AP लिख देने यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल है कि k के मान निकालिए। जबकि आपको समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है बाबू? तो 2x² प्लस
kx प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण तो दिया हुआ है, ठीक है, के मूल बराबर है। इसका जब मूल निकालिएगा तो क्या आएगा, बराबर आएगा। जब मूल बराबर होता है तो विवेचक का मान शून्य होता है। जब मूल बराबर होता है तो विवेचक का मान, मूल तभी बराबर होता है जब विवेचक शून्य होता है, ठीक है। तो बोलेंगे सर इसमें से a का मान कितना लिख दिया जाए, 2b का मान कितना लिख दिया जाए, k और c का मान कितना लिख दिया जाए, 3। अब क्या बोला कि मूल बराबर है, इसका मतलब कि d बराबर 0 है। मूल बराबर का मतलब क्या हो, d बराबर 0 है। तो d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब b का मान क्या दिया हुआ है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर में 0। अब गुना कर दीजिए सबको, तो 4 दूनी 8 और 3 24 बराबर में 24 को उधर भेज दिया जाए तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 24। ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, अंडर रूट 24 हो जाएगा। अब 24 का आप लोग वर्गमूल पता है क्या होता है, कितना होगा, 24 का तोड़िए, ठीक है। 24 को क्या करना है, तोड़ना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ गए। तो देखिए जिसको नहीं आता है तोड़ने, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 जोड़ा निकलता है तब एगो बाहर हो जाता है, प्लस माइनस 2 और 3 दूनी 6, कितना हो गया, प्लस माइनस 2 रेट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि के स्क्वायर जब उधर लेंगे तो प्लस माइनस होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अतः लिख दिया कि के का मान जो है क्या हो जाएगा, 2 रूट 6, प्लस हो सकता है चाहे माइनस में भी हो सकता है के का मान, किसी से कोई दिक्कत। अगला सवाल प्रूव्ड करना है बाबू, साबित करना है सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह प्रूव्ड करना है। तो लिखेंगे कि सर माना कि क्या लिखें, p बटा q एक, हाँ हम मान लिए कि p बटा q क्या है, परिमेय संख्या है, जहां p और q एक धन पूर्णांक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसलिए कौन चीज, इसलिए देना है, इसलिए p बटा q बराबर कौन चीज, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। अब यहां से क्या कहिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p बटा q का होल स्क्वायर बराबर में रूट 5 का स्क्वायर। अब p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, नीचे हो जाएगा q का स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ लिखना है कि अतः p और q का कोई भी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए कौन सी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 28। कहता है यदि बिंदु x, y बिंदु 7, 5 और 3, 5 से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब जो है x, y जो है इससे
7,1 और 3,5 क्या है, समदूरस्थ। अगर इस बिंदु को A माने, इस बिंदु को B माने, इस बिंदु को O माने, इसका मतलब हुआ कि सर OA बराबर OB, ये दोनों के जो दूरी है क्या है, आपस में बराबर है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बिंदु x, y से 7,1 और 3,5 क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, सामान्य दूरी पर है। किससे, x, y से। जब दोनों बिंदु सामान्य दूरी पर है तो दोनों की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दूरी सूत्र लगा देना है। कौन सूत्र है, दूरी सूत्र। तो हम बोलेंगे कि OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। अब बोलेंगे सर OA का स्क्वायर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में सेम फार्मूला लिख देना है। इसको भी ले आकर के उधर, क्योंकि उधर भी तो दूरी सूत्र ही लगाना है ना बाबू। अब ध्यान रखना कि सर जो दूरी सूत्र हम लगा रहे हैं ना, वह सिर्फ किसके लिए, तो ये दूरी सूत्र है इधर के लिए। समझ गए ना। अब हम दो कलर से इंडिकेट कर दें, इससे आपको x1 किसका x1 है, किसका x2 कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हम पीला वाला को बनाने जा रहे हैं, तो x1 कौन है, x2 कौन है। तो इसको मान लेते हैं x1 और y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। जब इधर बनाएंगे तो x1 तो ये हो जाएगा x2 और ये y2। ये समझने के लिए लिख दिया नीचे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, इसका हम कलर ही चेंज कर देते हैं क्योंकि समझने के लिए आपको लिखे हैं सिर्फ हम। चलिए हो गया। अब बताइए x2 का मान कितना है बाबू, और x1 का मान x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, y2 का मान 1 और y1 का मान y का होल स्क्वायर बराबर में। इधर आ जाएंगे तो इधर से देखिए x2 का मान 3 और x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान का। अब आपको कुछ नहीं करना, उधर ऊपर से जो प्रक्रिया था उसका समाप्त हो गया। अब क्या कीजिए, आप जो वर्ग है उसको हटाने का प्रयास कीजिए। तो वर्ग कैसे हटेगा बाबू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे हम। तो बोलेंगे सर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2a और b। इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही ना होता है। फिर इसको तोड़िए तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। जब a बोले तो a, कभी बोले तो y बराबर आ जाए। इसको भी तोड़िए, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस इसमें आई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला लिख दिए, किसी को दिक्कत। सबको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या किए, तोड़ दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस, यहाँ पे आप काट सकते हैं, देखिए ठीक है बाबू। x स्क्वायर इधर भी है और x स्क्वायर इधर भी है, कट गया। y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, कट गया। अब न कुछ बच रहा है, अब लिख दिए 7 सत्ते 49, यहाँ 7 दूनी माइनस 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ गुना कीजिए तो माइनस 2y बराबर 3 तिया 9 और 3 दूनी माइनस 6x। यहाँ देखिए गुना कीजिए 5 पचे 25 और वहाँ 5 दूनी माइनस 10y। अब जाती थी हल कीजिए, x y को सब किधर लेके चलाइए। तो माइनस कितना है 14x और माइनस 2y इस साइड है, इधर से लाइए तो प्लस कितना हो जाएगा 6x, इधर से आगे तो प्लस कितना हो गया 10y। अब बराबर में 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, इधर 34 बच गया। इधर देखिए 49 और 1 कितना होता है 50, इधर चल गया तो माइनस क्या लिख दें हम 50 लिख दिए। अब देखिए घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 8x और ई घटेगा तो कितना बचेगा प्लस 8y। अब बराबर ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 16। क्या यहाँ से हम माइनस 8 को कॉमन ले ले बाबू, बोलिए तो आप लोग, माइनस 8 कॉमन ले ले हम।
तो जब -8 कॉमन हम ले ही लेंगे तो क्या बचा बताइए तो, x + y बचा कि नहीं बचा। अब बराबर में -16 नहीं, x + y कैसे बचेगा, x - y बचेगा क्योंकि किसका कॉमन लिए हैं। हाँ याद रखिएगा कि माइनस के कॉमन लिए है ना। अगर देखिए यहाँ से -8 निकाल लिए तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस था तो माइनस निकाले तो माइनस बचेगा ना, तो -y बचेगा। अब देखिए तो x - y बराबर -16, बटा में आ गया -8, माइनस 8 दूनी 16, इसका मतलब हो कि x - y बराबर 2। तो क्या पूछा कि तो x और y में संबंध बताइए, तो वो लिखेंगे कि x और y का अंतर 2 होता है, x और y का अंतर संबंध बता दें इसको, अतः x - y बराबर 2 होता है, यही संबंध है दोनों के बीच। किसी को कोई दिक्कत, प्रश्न आया समझ में, बोलिए। इस टाइप का प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बात ये था ना, लिखता था पहले कि x अक्ष पर y अक्ष पर है ना समदूरस्थ, लेकिन अब यहाँ x y ही बोल दिया समदूरस्थ। अब यहाँ पे माध्यका निकालनी है, ठीक है। माध्यक, ये माध्यक क्या होता है, तो माध्यक भी बड़ा इजी तरीका से बनाना होता है। पहले आंकड़े को आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाने पर, आंकड़े को कौन सा क्रम में सजाने जा रहे हैं हम लोग, हाँ आरोही क्रम में सजाने जा रहे हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन है 12, 12 से बड़ा कौन है 13, 13 से बड़ा कौन है 16 से बड़ा 17 से बड़ा 18 से बड़ा 19, और है नहीं। अब इसकी नंबर गिनिए, एन गिनिए, एन का मान 1 2 3 4 5 6, तो एन जो है वह सम संख्या आ गया। कौन संख्या, हाँ। तो माध्यका का 2 फार्मूला होता है बाबू, सम के लिए अलग और विषम के लिए अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम निकालने जा रहे कौन चीज, माध्यका। तो माध्यका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यही होता है फार्मूला। तो 1/2, n का मान कितना है 6 बटा में, हाँ तो 2वां पद हो गया, प्लस 6/2 प्लस 1वां पद। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, इसको काटेंगे तो 3वां पद प्लस इसको काटेंगे तो 3 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 4वां पद। अब आप बताइए बाबू कि 1/2 3वां पद कौन है, तो 3वां पद 16 है और 4वां पद कौन है 17 है, तो 16 और 17 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, कितना हो गया, तो 33 हो गया, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना के हो जाएगा। अब 2 से 33 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो गया, बन गया। तो ये सम रहा, तो विषम के लिए तो बड़ा इजी फार्मूला होता है, सिर्फ n+1/2वां पद होता है। और आज का आखिरी सवाल मेंसुरेशन से पे आधारित सवाल है, और ये भी काफी इजी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ये सवाल। चलिए, किसी बेलन का व्यास 42 सेमी है। पता है बेलन कैसे बनता है, बेलन ऐसे बनता है, और इस बेलन का आपको व्यास दिया है, क्या दिया है, देखो व्यास पूरा मिलाएंगे तो व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब बेलन का व्यास कितना दिया है 42 सेमी, यहां लिख दीजिएगा कि बेलन का व्यास 42 सेमी है, ठीक है। बेलन का व्यास कितना है 42 सेमी है। अब निकालनी कौन सी त्रिज्या, तो त्रिज्या का फार्मूला होता है
व्यास बटा में 2, व्यास कितना 42 सेमी बटा में 2, कट गया तो 21 सेमी। तो आपको त्रिज्या पता लग गया ना। फिर बोला कि बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखिए ऊंचाई हो गया 10 सेमी, इंग्लिश में लिखा गया क्या हिंदी में लिखा गया। तो आर का मान तो हम लोग को निकाल लिए कि 21 सेमी है और एच का मान 10 सेमी। हमसे क्या पूछा गया बाबू, हाँ बेलन का आयतन। तो लिख देंगे कि सर बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 सेमी गुने 21 सेमी और एच का मान 10। 7 से कट गया 3 मरतबे, 22 दिया 66 सेमी गुने 21 सेमी गुने 10 सेमी। अब गुना कीजिए, 66 गुने 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए बोलो जल्दी। $1386। अब 10 से गुना करें तो 13,860 सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आज का पूरा क्लास समाप्त हो गया। 30 के 30 प्रश्न आपको बता चुके हैं और आज सारा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रेयर केस पूछता है, लेकिन बहुत सारा ऐसे सवाल थे जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने का संभावना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता ही है। और इस प्रकार से आज हम लोग चौथा मॉडल भी करीब करीब पूरा कर चुके। अब 6 प्रश्न और पढ़ने हैं। 6 प्रश्न जब पढ़ लिए तो मॉडल ही समाप्त हो गया।